करहल विधानसभा सीट छोड़ेंगे अखिलेश यादव। दिल्ली में इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी की सांसदों की बैठक में अखिलेश यादव की तरफ से ये बात कही गई है। लोकसभा में समाजवादियों का संघर्ष रहेगा। कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीते हैं अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में। ऐसे में ये फैसला इस बैठक में लिया गया। लगातार मेहनत करने का परिणाम ये है और जो उन्होंने जनता के मुद्दे जनता के बीच में रखे, उसका परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आया है। जहां इंडिया अलायंस और पीडीए की रणनीति की जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना। समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है। तो करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव छोड़ेंगे। लोकसभा में समाजवादियों का संघर्ष रहेगा, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के ऑफिस से लखनऊ से सीधे। सबसे बड़ा सवाल पंकज जी यहाँ पर अब जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगर हम बात करें तो अब विपक्ष का नेता कौन होगा, बड़ा चेहरा कौन होगा जो यूपी के मुद्दे उठाए? देखिए, आज अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ऑफिस में जो समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, जिनमें अखिलेश यादव खुद भी शामिल हैं, उनके साथ बैठक चल रही है। और जैसा कि आपने कहा कि वो दिल्ली की राजनीति करेंगे, करहल विधानसभा सीट छोड़ देंगे। और बहुत लंबे से और विस्तार से उन्होंने सांसदों को समझाया कि कैसे क्या करना है। सवाल भी पूछना है तो किसी के कहने पर नहीं, आपको सवाल जनता के मुद्दों से जुड़े हुए उठाने होंगे। संसद के अंदर आपका कंडक्ट कैसा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अखिलेश दिल्ली चले जाएंगे तो फिर यहाँ यूपी विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, जिसकी जिम्मेदारी भी वो 2022 से लगातार उठाते रहे हैं। देखिए, शिवपाल यादव जो उनके चचा हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन मुझे सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस तरीके से उन्होंने इस बार गैर यादव और गैर मुस्लिम जाति के नेताओं पर भरोसा किया और उसके नतीजे अच्छे रहे कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली है। तो मुझे जो जानकारी मिल रही है कि किसी गैर यादव पिछड़ी जाति के नेता को वो विपक्ष का नेता बनाएंगे यूपी विधानसभा में, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। उसमें भी 2-3 नामों की चर्चा है। एक बार फैसला हो जाए तो इस जानकारी को साझा कर लिया और जाएगा। उसका अपडेट भी सबसे पहले हम आप ही से जानेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग, कांग्रेस CWC मीटिंग में ये मांग उठी है। नेता विपक्ष की मांग पर कुछ नहीं बोले राहुल गांधी। संसदीय दल की बैठक में फिर उठाई जाएगी ये मांग। तो विपक्ष का नेता बनाने की मांग राहुल गांधी को प्रबल तरीके से अब उठाई जा रही है और इसको लेकर कांग्रेस की जो CWC की बैठक है उसमें जोरदार मांग उठी है। हालांकि नेता विपक्ष की जो मांग है उस पर राहुल गांधी की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया। संसदीय दल की बैठक में एक बार फिर से ये मांग उठाई जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। कुमार विक्रांत का मैं रुख करना चाहूंगी। कुमार, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? राहुल गांधी का चुप रहना, क्या सोच रहे हैं वो? जी देखिए, जो शाम को 5:30 बजे कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक होनी है, संसदीय दल यानी कि राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद, तो पहले संसदीय दल का नेता जो सोनिया गांधी अभी हैं, उनको दोबारा से एक बार फिर संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, ऐसे हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और उसके तुरंत बाद जो कांग्रेस के लोकसभा के सांसद हैं, वो लोकसभा में कांग्रेस का नेता यानी विपक्ष का नेता बनाने के लिए राहुल गांधी के लिए मांग करने वाले हैं जोरदार तरीके से। ऐसी ही मांग कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी उठी। राहुल ने इस पर चुप्पी साध रखी है अभी तक, और बैठक में भी जब ये मांग उठाई मनिक्कम टैगोर जैसे सांसदों ने, तो गौरव गोगोई जैसे सांसदों ने, तो राहुल गांधी ने चुप्पी साधे रखी। अब जो प्रक्रिया है उसमें सोनिया गांधी जब संसदीय दल की नेता चुन ली जाएंगी तो उनसे लोकसभा के सांसद डिमांड करेंगे जब कि राहुल गांधी को ये पद दिया जाए, तब सोनिया गांधी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तत्काल वहाँ पर फैसला करती हैं या आने वाले वक्त में प्रेस रिलीज के जरिए नए नेता का नाम सामने आता है, वो राहुल गांधी का होता है या फिर गौरव गोगोई या कुमारी शैलजा जैसे नेताओं का। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी
जानकारी के लिए कुमार विक्रांत, आप लगातार नजर बनाए रखें। राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग हो रही है। आपको सुनवाते हैं कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं मनिकम टैगोर, सैयद नासिर हुसैन और जगदीश शर्मा के बयान। हम लोगों का कांग्रेस एमपीज का यही सोच है कि राहुल गांधी जी हमारा नेता है, ग्राउंड में लोगों का नेता है, जन नायक है राहुल गांधी जी। वो राहुल गांधी जी अभी ऑपोजिशन लीडर भी बनना चाहिए और राहुल गांधी जी फ्लोर लीडर भी बनना चाहिए। देखिए, प्रस्ताव अब सीडब्ल्यूसी में क्या आएगा पता नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में प्रस्ताव आएगा। सीपीपी मीटिंग में, क्योंकि नया लोकसभा है, 18th लोकसभा है, सीपीपी नए तरीके से बनेगी, सीपीपी चेयरपर्सन इलेक्ट होंगे, फिर उसके बाद में कांग्रेस प्रेसिडेंट और सीपीपी चेयरपर्सन मिलके, फिर वो लोग मिलके आने वाली टीम जो सीपीपी की रहेगी, एलओपीएस को अपॉइंट करना पड़ेगा, बहुत सारे पोजीशंस को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो फिर जब अपॉइंटमेंट कर लेंगे वो लोग। देखिए, मैं समझता हूं राहुल प्रियंका गांधी सेना के सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर और विपक्ष नेता भी चाहते हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष नेता बनाया। जो उसका कारण है क्योंकि बहुत चर्चा होती है मोदी की गारंटी पर। महंगाई भी मोदी की गारंटी थी, बेरोजगारी भी मोदी गारंटी थी, गरीब आदमी को हवाई जहाज में घुमाने की मोदी गारंटी थी। गारंटी की पोल राहुल गांधी दमदार तरीके से लोकसभा में खोल सकते हैं। राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग को लेकर कुछ और नेताओं के बयान भी आपको सुनवाते हैं। मजबूत विपक्ष जनता ने दिया है, वो मजबूत विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा संसद में। पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता का आवाज है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बना। ऑलरेडी जो है वो जनता में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कागजों पे क्या तय होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जनता के बीच में विपक्ष तय होता है, वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। सारे मुद्दे पे राहुल गांधी जी ने नेतृत्व लिया है और सदन वो लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ पे जनता का विषय उठाया जाता है और जनता का विषय हमेशा, चाहे नीट के मामले में हो, चाहे स्टॉक मार्केट स्कैम के मामले में हो, राहुल गांधी जी ने उठाया है। कल नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तैयारियां इस बीच जोर शोर से जारी हैं। कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 7,000 मेहमानों को आमंत्रण दिया गया है, जिनमें से मेहमानों के भारत पहुंचने का सिलसिला शुरू भी हो गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी है। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार किस किस को एंट्री मिलेगी, इस पर कयास तमाम तरह के लगाए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठकों का दौर भी जारी है और डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे हैं। किस तरीके से शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी है, तस्वीरें सामने आई उनके पहुंचने की, और इसके अलावा मोदी मंत्रिमंडल का इस बार का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, इस पर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष भी मौजूद हैं। इस मीटिंग के बाद बीजेपी नेता पीएम आवास का रुख करेंगे। आज सुबह भी पीएम आवास पर बैठक हुई। शपथ की तैयारी और मंत्रिमंडल पर मंथन होना है इन तमाम बैठकों में, जिसको लेकर एक एक डिटेल्स अब सामने आने लगी है। आइए अब आपको बताते हैं कि आज बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच कैसा चला मीटिंग्स का दौर। इसको लेकर जो एक एक डिटेल है जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। देखिए, पीएम आवास में मीटिंग को लेकर जो डिटेल्स सामने आ रही है, यहाँ पर शाह नड्डा मौजूद हैं। अमित शाह के घर पे जो बैठक है उसमें नड्डा और बीएल संतोष की मौजूदगी है और कुछ ही देर बाद पीएम आवास पर एक बार फिर से मीटिंग होनी है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष शामिल होंगे। बैठकों का दौर जारी है, तमाम तरह की समीक्षाओं का दौर जारी है चुनाव नतीजों के बाद, और चूंकि शपथ ग्रहण होना है उससे पहले तैयारियों पर भी बात हो रही है। साथ ही साथ जो नया मंत्रिमंडल होगा इस बार मोदी 3.0 का, वो कैसा रहने वाला है, इनमें कौन कौन शामिल होने वाला है, उसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। जो महामंथन है उसमें कौन कौन शामिल है, कहां कहां ये बैठकें हो रही हैं, उसको लेकर ये पूरी डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। तो यहां पर पीएम आवास में मीटिंग और उसके बाद अमित शाह के घर पर मीटिंग और एक बार फिर कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष का। इस बीच शपथ ग्रहण के लिए भेजा जा रहा है निमंत्रण पत्र। जानकारी आपके सामने, कुल 7,000 लोगों को ये इन्विटेशन, ये निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। तस्वीरें में आपको निमंत्रण पत्र नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार शपथ ग्रहण में 7,000 लोगों को इनवाइट किया जा रहा है।
और इस बीच मोदी के शपथ ग्रहण में 7 देशों के प्रमुखों को न्योता दिया गया है। नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस के पीएम को इनवाइट किया गया है, उन्हें न्योता भेजा गया है। इसके अलावा मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज्जू भी दिल्ली आएंगे। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने। सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ भी इसमें शामिल होंगे। तो अलग अलग देशों के वो राष्ट्राध्यक्ष जिन्हें न्योता दिया गया, उनकी डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि मोदी सरकार के शपथ पे कौन कौन से विदेशी मेहमान शामिल होने वाले हैं। शेख हसीना की जानकारी और उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, वो तो दिल्ली पहुंच चुकी हैं और इसको लेकर आगे डिटेल्स आपके सामने कौन कब आ रहा है तो बता दें। शेख हसीना तो दिल्ली पहुंच चुकी है। इसके बाद बात करें अहमद अफीफ की, सेशेल्स के ये उपराष्ट्रपति 8 जून 2:45 पर इनका आगमन हो जाएगा दिल्ली। और इसके अलावा बता दें डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू जो कि है 9 जून को पहुंचने वाले हैं सुबह 9:05 पर। मालदीव के राष्ट्रपति को भी न्योता भेजा गया है। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ को इन्विटेशन भेजा गया है, तो वो 9 जून को 9:05 पर दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति को भी निमंत्रण भेजा गया है। रानिल विक्रमसिंघे 9 जून को 11:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जानकारी भूटान के प्रधानमंत्री को लेकर आपके सामने हम रख रहे हैं। शेरिंग तोब्गे 9 जून को सुबह 11:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें नेपाल के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण भेजा गया है। पुष्प कमल दहल प्रचंड 9 जून को पहुंच जाएंगे 2:30 बजे। तो दिल्ली कौन कब आ रहे हैं विदेशी मेहमान, उसको लेकर जानकारी आपके सामने हम रखी। इस बीच पीएम के शपथ ग्रहण के लिए सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन के पास 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा रहा है। एनएसजी कमांडो, स्नाइपर्स इस दौरान तैनात रहेंगे। सीएपीएफ की 5 कंपनियां भी सुरक्षा में तैनात रहेंगी। 2500 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। तो ये एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। कितना भव्य होने वाला है कार्यक्रम, क्योंकि खासतौर पर विदेशी मेहमान 7000 गेस्ट इन टोटल आने वाले हैं। ऐसे में जो तैयारियां रहने वाली है जल्दी से आप समझ लीजिए। राष्ट्रपति भवन के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किए जा रहे हैं और 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान नजर आने वाली है। बता दें आपको जो जानकारी है उसके मुताबिक अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो और स्नाइपर्स सुरक्षा करने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के पहरे में नजर आएगी ये जानकारी। दिल्ली पुलिस के जवान बाहरी लेयर में तैनात किए जाएंगे। तो 3 लेयर सिक्योरिटी आपको नजर आने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की जो तीसरी शपथ होने वाली है उसको लेकर सुरक्षा किस तरीके से चाक चौबंद है उसकी डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। जो दूसरा लेयर रहने वाला उसमें अर्धसैनिक बल के जवान तैनात होंगे। इंटरनल लेयर में राष्ट्रपति भवन की आंतरिक सुरक्षा आपको नजर आएगी और 25,000 पुलिसकर्मियों की इन टोटल तैनाती की खबर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर कितने बड़े स्तर पर मोदी की तीसरी शपथ को लेकर सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं उसकी डिटेल्स आपके सामने है। वीवीआईपी मेहमानों के रूट पर स्नाइपर, सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। ड्रोन के जरिए हर गतिविधि, हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। और इसके अलावा एक ज्वाइंट कमिश्नर, 4 डीसीपी को विशेष अतिथियों जो खास मेहमान हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली है। तो ये तमाम जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। किस तरीके का 9 जून का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। 7:15 बजे का पूरा कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले दिल्ली जो है इस वक्त किले में तब्दील कर दी गई है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के घर के करीब पोस्टर्स लगाए गए हैं। एकनाथ शिंदे गुट ने पीएम मोदी का पोस्टर लगाया है। पोस्टर पर लिखा है फिर एक बार मोदी सरकार, राज तिलक की करो तैयारी, एक अकेला सब पर भारी। तो ये पोस्टर शिंदे गुट की तरफ से लगाए गए हैं जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इस बार 15 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। शिंदे गुट की तरफ से 7 पर जीत दर्ज की और उसी की खुशी इन पोस्टर्स के जरिए जाहिर की जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद मुंबई सहित महाराष्ट्र में भले ही महायुति की सीटें कम आई हो, लेकिन महायुति के कार्यकर्ताओं का उत्साह अभी भी कम नहीं है। आप देख सकते हैं मातोश्री के बाहर यानी उद्धव ठाकरे के घर के ठीक बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा गया है राज तिलक की करो तैयारी, एक अकेला सब पे भारी, फिर एक बार मोदी सरकार। बता दें कि यह संदेश सीधा उद्धव ठाकरे को देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पोस्टर लगाया गया है मातोश्री के ठीक बाहर लगाया गया है और शिंदे गट के तरफ से लगाया गया है। इस पोस्टर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोटो लगाया है और ठीक उनके बगल में बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे का भी आप फोटो देख सकते हैं। इस पोस्टर के जरिए महाविकास आघाड़ी को कहीं ना कहीं यह संदेश दिया जा रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार स्थापना होने जा रही है और इस बात की खुशी महायुति के कार्यकर्ताओं में अभी भी बरकरार है।
नीट यूजी की परीक्षा के बाद ही कोई छात्र डॉक्टरों की पढ़ाई करता है और उसके बाद डॉक्टर बनता है, लेकिन अब नीट के रिजल्ट्स में गड़बड़ी की बात कही जा रही है। हालांकि जो एजेंसी नीट परीक्षा करवाती है उस एजेंसी यानी एनटीए का कहना है कि नीट रिजल्ट पे कोई धांधली नहीं हुई है। दरअसल जिस दिन लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ रहे थे यानी 4 जून को, उसी दिन नीट परीक्षा के नतीजे जारी किए गए। इस पे चौंकाने वाली बात ये रही कि 67 छात्र यानी 67 स्टूडेंट्स टॉपर घोषित किए गए। ये पहली बार है जब 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक हासिल किए। ये भी चौंकाने वाली बात रही कि एक ही सेंटर के 8 छात्र इन 67 टॉपर्स में शामिल थे। सवाल यह है कि अगर परीक्षा में कोई धांधली हुई और धांधली से कोई छात्र डॉक्टर बना, ऐसा डॉक्टर कैसे मरीजों का इलाज कर पाएगा? ये बड़ा सवाल। इधर नीट नतीजों पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, आईएमए जूनियर डॉक्टर नेटवर्क ने मांग की है सीबीआई जांच की। फिर से परीक्षा कराने की भी डिमांड इस दौरान की गई है। जिस तरीके से नीट परीक्षा में के जो नतीजे हैं उनमें धांधली की बात सामने आई है, उसके बाद आईएमए के जो जूनियर डॉक्टर नेटवर्क है उसकी ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है और एक बार फिर से इन परीक्षाओं को कराने की मांग भी रखी गई। आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों नीट के नतीजों पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक परीक्षा 67 टॉपर, नीट के नतीजों में गोलमाल है, ये क्यों कहा जा रहा है समझिए। 67 छात्रों के 720 में से 720 अंक आए, इसीलिए तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक ही सेंटर के 8 बच्चों के 720 में से 720 नंबर्स आए। कुछ बच्चों के 718 आए 720 में से, तो कुछ के 720 में से 719 अंक भी आए। अब इस बीच जो बड़े सवाल इस परीक्षा को लेकर, इनके नतीजों को लेकर उठ रहे हैं, उसे समझिए। परिणाम पर क्यों सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो बड़े हो जाते हैं। पहला सवाल नंबर 1, एक साथ 67 टॉपर्स को 720 में से 720 अंक आखिरकार कैसे मिले? सवाल नंबर 2 जो परीक्षा के नतीजों पर उठ रहे हैं वो ये कि एक ही सेंटर के 8 बच्चों के 720 में से 720 नंबर कैसे आए आखिरकार? और तीसरा बड़ा सवाल जो उठ रहा है, हर सवाल 4 नंबर का है, फिर 718 और 719 नंबर छात्रों के कैसे आए? तो तमाम तरह के सवाल इस बीच उठाए जा रहे हैं। राजस्थान के कोटा में जहां बड़ी तादाद में छात्र नीट की तैयारी करते हैं और परीक्षा देते हैं, TV9 संवाददाता ध्वज आर्या वहां पहुंचे। कुछ ऐसे स्टूडेंट से मिले जिन्होंने ये कहा कि उनके सेंटर में 40 मिनट की देरी से एग्जाम शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद भी उन्हें ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। मेरा नाम देवांश श्रीवास्तव है। मेरे इस नीट 2024 में 652 मैंने स्कोर किया है और जैसे कि हमारे साथ भी ये खड़े हैं कि अगर ग्रेस मार्क्स आपने प्रोवाइड किए कुछ, तो इस तरह से तो फिर से ये तो एज अ सॉर्ट पूरा सैटेड लग रहा है ना कि आपने पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, गिने चुने लोगों को ही एक ध्यान में रखते हुए उनको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करें। ये भी यहाँ खड़े, इनको तो ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड नहीं किए गए। और अगर आपने ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करे, नॉर्मलाइजेशन किया, तो आपने किस बेसिस पे किया? वो नॉर्मलाइजेशन करने का तरीका भी किसी भी स्टूडेंट के एक्सेप्टेबल नहीं है सर। कुछ ना कुछ तो इसमें पक्का झोल है जो हमारे स्टूडेंट से समझ में भी नहीं आ पा रहा है और एनटीए इसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। मेरा नाम स्तुति सक्सेना है और मेरे नीट में 643 मार्क्स आ रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेड रैंक 9000 से 10000 समथिंग बननी चाहिए थी। समहाउ मेरी रैंक बन रही है 35000, जिससे मुझे ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सर 2 साल की तैयारी के बाद इतने मार्क्स में हम सेफ जोन में थे कि हाँ इस साल हो जाएगा, पर सर हमने कोई पेपर्स भी नहीं दिए और अब हम यहाँ पे आके अटक गए कि हमारा कहीं भी नहीं हो रहा है। तो जिम्मेदार किसको मानते हैं इसको? सर जिम्मेदार तो सिस्टम है, एनटीए है। हमने तो पूरी मेहनत करी, तो हम तो जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के लिए। इस मार्क्स पे पिछले सालों के अकॉर्डिंग रैंक बहुत अच्छी आती है, 6000 के आसपास आती है और ये स्कोर भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है कि आपको एक अच्छा MBBS कॉलेज मिल सकता है स्कोर पे। बाकी 21000 रैंक पे तो सिलेक्शन होना ऑल इंडिया कोटा पे भी मुश्किल हो रहा है, स्टेट कोटा पे ऊपर जाना पड़ रहा है। मेरे को 40 मिनट लेट पेपर मिला, वहाँ पे इतनी एंजाइटी क्रिएट हो गई थी, किसी ने कुछ नहीं बताया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उन्होंने बोला बस पेशेंस रखो, अभी पेपर आएगा, अब आएगा, अब आएगा। फिर जैसे तैसे पेपर आया, पेपर दिया, तो उसमें ये नहीं बता रहा कि एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में पेपर दिया, सिर्फ मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता था, बाकी मैंने पूरा करा था, लेकिन कुछ इतनी एंजाइटी हो गई थी कि कुछ गलती करी। फिर भी मेरे 646 आ रहे हैं। इस नंबर पर 6000 5000 रैंक होती थी लास्ट ईयर तक, अभी मेरी 33000 रैंक है। मैं तो पूरी काउंसलिंग से ही बाहर हो गया। और इस बीच हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। शालिनी वाजपेयी को आप देख रहे हैं, ध्वज आर्या को आप देख रहे हैं। आपका एक एक कर मैं रुक करूंगी, लेकिन ध्वज अभी हमने देखा आप छात्रों से बात कर रहे थे। ये वो छात्र हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, पूरे साल तैयारी करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स में धांधली होती है तो इनका भविष्य अधर में रह जाता है।
बिल्कुल प्रतिमा, ये जो छात्र हैं ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल से ज़्यादा की तैयारी कर रहे थे और ये जो कट ऑफ इतनी हाई गई है उसको लेकर चिंतित हैं। वो ये कह रहे हैं कि 4 साल की मेहनत करने के बाद हम दोबारा से 4 साल पीछे चले गए हैं। एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं छात्र। और जो कोटा के छात्रों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। यानी कि जो छात्र हैं, भविष्य के डॉक्टर हैं, उन्होंने अब जो है सड़क पर उतरने की चेतावनी दे दी है। ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला इतना उलझा हुआ है कि एनटीए इसको सुनने को तैयार नहीं हो रहा। ग्रेस मार्क्स के ऊपर लड़ाई है कि जो एक्स्ट्रा नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर लड़ाई है। कुछ छात्रों से हमने जब बातचीत की, ओएमआर शीट दिखाई उन्होंने और उन्होंने साफ तौर पर सबूत दिखाया कि 40-40 मिनट उन्हें लेट ये दिया गया पेपर, लेकिन जो ग्रेस मार्क्स हैं वो उन्हें नहीं दिए गए। ये सवाल खड़े करते हैं। उसके अलावा 718 और 719 का आंकड़ा जो है, नंबरों का जो आंकड़ा है वो कैसे पॉसिबल है। ये जब हमने बातचीत की और ताज़ा अपडेट आ रही है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं नितिन विजय, जो कि कोटा के कोचिंग संचालक हैं। 12,000 स्टूडेंट की तरफ से एक PIL दाखिल कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बच्चों की लड़ाई के साथ खड़े हैं, दोबारा से एग्जाम होना चाहिए। और सबसे बड़े सवालिया निशान ये खड़े होते हैं कि 67 जो टॉपर हैं, 720 में 720 अंक जिनके आए हैं वो कैसे आए हैं। उनके रोल नंबर सेम थे, यानी कि कहीं ना कहीं धांधली तो हुई है, चीटिंग तो कहीं ना कहीं हुई है। प्रतिमा, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं जो छात्रों की तरफ से उठाई जा रही। शालिनी, आपका मैं रुक करूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के साथ हम साझा कर देते हैं। ऐसा पहली बार है जब 67 छात्र टॉपर बने हैं नीट की परीक्षा में। पहले कितने छात्र टॉपर सिलेक्ट होते थे, ये जानकारी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। 2019 की बात कर दें, उसके 2019 की जानकारी आपके सामने। और 2019 में केवल 1 टॉपर जिसके फुल मार्क्स आए। 2020 में 1 टॉपर। 2021 में आगे बढ़िए तो 3 टॉपर्स आपको नजर आ रहे हैं। 2022 में भी नीट परीक्षा के नतीजों में 1 ही टॉपर। 2023 में 2 टॉपर। तो 2024 में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 720 में से 720 अंक लाने वाले 67 टॉपर्स कैसे बन गए आखिरकार, और इस बात से क्यों इनकार किया जा रहा है कि परीक्षा के नतीजों में कोई धांधली नहीं हुई है। यही सबसे बड़ा और गंभीर सवाल इस बीच बना हुआ है। नीट में कथित गड़बड़ी के मामले में कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि बीजेपी की राज में नौजवान खतरे में। देश भर में जो नीट में धांधली हुई है और स्टूडेंट के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, और लगातार चाहे पहला कार्यकाल हो, दूसरा कार्यकाल हो या तीसरा कार्यकाल हो, इस देश में नौजवानों का भविष्य खतरे में है, अंधकार में है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों पर जल्द से जल्द जो है त्वरित कार्रवाई करेंगे। 30 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, उनको भरने का काम करेंगे। और बार बार जो पेपर लीक हो रहा है, प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, उस पर कोई ठोस कानून बनाया जाएगा। नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद कई स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। 1 घंटे में 2 से ज़्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये एक युवा देश के लिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे चिंता की बात है। अब आपको ये बताते हैं कि नीट की परीक्षा में हर साल कितने छात्र परीक्षा देते हैं। तो परीक्षा देने वाले छात्र और उनमें पास होने वाले छात्रों की जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। 2024 की बात करें तो 23 लाख छात्रों ने इसकी परीक्षा ली है, 13 लाख पास हुए हैं। 2022 की बात करें तो 17,64,000 छात्र थे जो परीक्षा में अपीयर हुए थे, 9,93,000 इसमें पास हुए। 2021 का आंकड़ा आपके सामने है, 15,04,000 लोगों ने परीक्षा दी है, 7,97,000 इसमें पास हुए हैं। 2020 का आंकड़ा आपके सामने है जहां पर 13,66,000 छात्र नीट की परीक्षाओं में अपीयर हुए हैं, 7,71,000 इसमें पास हुए हैं। तो कई तरह के सवाल ऐसे में उठ रहे हैं। शालिनी का मैं रुख करना चाहूंगी। शालिनी, इस परीक्षा को कंडक्ट करवाने वाली एनटीए कह रही है कोई धांधली नहीं हो रही है, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं वो अपने आप में एनटीए की कार्य पद्धति पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल प्रतिमा, सवाल उठा रहे हैं क्योंकि 1563 ऐसे छात्र हैं जिनको कि ग्रेस मार्क दिया गया। एनटीए बोल रहा है कि हमने कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, हमने जिनको भी ग्रेस मार्क दिया है बाकायदा सीसीटीवी फुटेज को हमने चेक किया, उसके अलावा हमने अधिकारियों से बातचीत की, तब हमने उनको ग्रेस मार्क दिया। उसके अलावा एनटीए ये भी दावा कर रहा है कि जो छात्र हैं जो परीक्षा देने गए थे इस बार उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, पंजीकरण ज़्यादा छात्रों का हुआ था, और ये भी कहा जा रहा था इस बार पेपर बहुत ईजी था। ये जो मैं तर्क जो दिए जा रहे हैं वो एनटीए की तरफ से
दिए जा रहे हैं कि इस बार पेपर जो था वो ज़्यादा ईजी था, और जो रैशनलाइजेशन जो हुआ था, सिलेबस को जो कम किया गया था एनसीईआरटी की तरफ से, तो क्योंकि दो तरह की किताबें चल रही थी मार्केट में, तो पुराना एनसीईआरटी, दूसरा नया एनसीईआरटी, तो छात्रों ने दो तरह की किताबें पढ़ी। तो एक ऐसा क्वेश्चन था उसमें जिसके कि दो आंसर थे, तो स्टूडेंट ने क्या किया कि दोनों आंसर, कुछ ने पहला वाला आंसर क्लिक किया, दूसरे ने दूसरा वाला आपको गोल ओएमआर शीट में भरा। तो क्या हुआ कि दोनों को सही माना एनटीए ने। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, तमाम टेक्निकलिटीज़ हैं जो इस बार तमाम सवाल भी खड़े करते हैं कि कैसे इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है कि एनटीए के इस, जो कि नीट का ऐसा एग्ज़ाम होता है, ये जो कि जो भी एग्ज़ाम हो रही सबसे ज़्यादा टफ एग्जाम्स में से एक माना जाता है नीट को, उसमें अगर इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं तो ये गंभीर प्रश्न हैं। और 23 लाख से ज़्यादा छात्र इस परीक्षा में बैठे, उनके भविष्य का सवाल है। लोग जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं कि वो एग्जाम दोबारा से कराया जाए। छात्रों की ये मांग हो रही है। हालांकि हमने एनटीए की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है इस पूरे मामले में, जो सफाई पेश की जा रही है, वो किसी के गले उतर नहीं रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, नीट पेपर में कोई धांधली नहीं हुई है, एनटीए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। सिर्फ 6 केंद्र 1600 स्टूडेंट का ये मामला बताया जा रहा है। तय मानक के तहत ही परीक्षा करवाई गई है, एनटीए की तरफ से ये बड़ी बात कही जा रही है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो इशू आ रहा है ये 6 सेंटर्स और 1600 कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो इसमें जो ये इशू आ रहा है इसका हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। बट टू अले द फियर अगेन कि इसमें किसी को भी वो ना हो, तो एनटीए हैज़ डिसाइडेड कि जो एक हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के, उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों। तो इस तरीके का निर्णय एक हम लोगों ने लिया है। उस पूरे मामले में एनटीए का क्या रुख है ये आपने सुना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कोई धांधली नहीं हुई है। बढ़ते आगे इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के टेक्सास में टैंकर में आग लगी है। टैंकर में 5000 गैलन ईंधन भरा हुआ था। तस्वीरें आप देखिए जरा, पूरा टैंकर आग की लपटों से घिरा हुआ आपको नजर आ रहा है। हालांकि राहत की एक खबर सामने आई, हादसे में जो ड्राइवर है वो बाल बाल बच गया है। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन टेक्सास से आई ये तस्वीरें भयावह। तो टेक्सास में 5000 गैलन ईंधन भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। पूरा टैंकर आग की लपटों में घिरा हुआ आपको नजर आ रहा है। आग बुझाने की कोशिशें करते हुए लोगों को आप देख सकते हैं। राहत की बात यह रही है कि इस हादसे में जो ड्राइवर है वो बाल बाल बच गया है और कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ है। लेकिन ये डरावनी तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास से सामने आई। इस बीच चीन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चीन में पूरा का पूरा एक झरना नकली निकला है। जी हां, चीन के युनताई का वाटरफॉल, इसे देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट पहुंचते थे। दावा किया जाता है कि ये झरना सबसे ऊंचा झरना है, लेकिन अब एक ब्लॉगर ने खुलासा किया है कि ये झरना नकली है। इसके लिए ब्लॉगर ने एक ड्रोन का सहारा लिया और उस जगह का वीडियो तैयार किया जहां से झरने का उद्गम होता है। झरने के उद्गम में कई मोटे मोटे पाइप्स लगाए गए हैं और उन पाइप्स के जरिए पानी वहां तक पहुंचाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन का ये झरना प्राकृतिक यानी नेचुरल नहीं है बल्कि कृत्रिम है। जब पाइप के जरिए पहुंचाया गया पानी पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिरता है तो भव्य नजारा पेश होता है। तस्वीरों में आपको वो नजर भी आ रहा होगा। चीनी प्रशासकों को डर था कि झरने की सच्चाई सामने आ गई तो बड़ा नुकसान हो जाता, इसलिए झरने के उद्गम तक किसी को भी जाने की इजाजत या परमिशन नहीं थी। आंखों को सुकून देने वाला चीन का एक खूबसूरत वाटरफॉल, बरसों से चीन की शान और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है ये झरना। चीन इसे एशिया का सबसे ऊंचा झरना कहता था। लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसे देखकर दुनिया को यकीन हो गया है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा फरेबी मुल्क है। एक बार फिर साबित हो गया कि चीन की किसी भी चीज पर भरोसा करना धोखे को न्योता देना है।
अब जरा इसी झरने के टॉप की तस्वीर देखिए। लोग जिसे कुदरत का करिश्मा समझते थे वो चीन के जालसाजों की करामात है। इस झरने में पानी कुदरती नहीं बल्कि पाइप से आ रहा है। इसका खुलासा कभी नहीं होता, लेकिन एक आदमी ने शिद्दत से मदद की और पर्वत की चोटी पर जा पहुंचा। फिर उसने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो से चीन की सच्चाई सामने आ गई है। ये झरना 1024 फुट की ऊंचाई से गिरता है। युनताई पर्वत के इस झरने को बरसों पुराना बताया जाता है। वीडियो आने के बाद चीन के अधिकारी सफाई दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि कम बारिश की वजह से सिर्फ झरने को खूबसूरती देने के लिए पाइप से पानी की सप्लाई की जा रही थी। झरने में पाइप से आते पानी को दिखाने वाले वीडियो को सोमवार को पहली बार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। इसके बाद इस वीडियो क्लिप को बड़ी संख्या में लोगों ने शेयर किया है। युनताई पर्यटन पार्क के संचालकों ने कहा है कि बारिश न होने की वजह से कम हुए पानी को पूरा करने के लिए पाइप से मदद ली गई, ताकि पर्यटकों को यहां कम पानी देखकर निराशा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। करीब 3 घंटे तक कांग्रेस की ये बैठक चलती रही। सोनिया, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक से निकले। राहुल को नेता विपक्ष बनाने की मांग बैठक में उठी। कांग्रेस CWC मीटिंग में मांग उठी। नेता विपक्ष की मांग पर हालांकि राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कहा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। CWC बैठक की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर राहुल को नेता विपक्ष बनाने की मांग उठी है। हालांकि इस मांग पर राहुल गांधी की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। इंतजार किया जा रहा है कि राहुल गांधी का इस पर क्या कुछ कहना होता है। 3 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहे हैं। इस बीच KC वेणुगोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Certainly, the troublesome path created by the Narendra Modi government during the election time. We already told several times this election was very much new for our parliamentary democracy system. We have been asking for a level playing field for the opposition party, which we didn't get from union government or the party. Despite of all these things, you people know that they've frozen our accounts during the election time itself. They blackmailed some of our leaders with the ED and CBI and all agencies. Some of the people are fallen on the trap. Even though all this type of intimidation against the opposition party had been done by the government side, we have done a wonderful performance in the parliament election. Our journey was a very troublesome journey, very difficult period for us, but our Congress workers from bottom to top, workers to leaders, fought like a warriors to save this country, to save the democracy of this country, to save the constitution of the country. Now the CWC discussed, we had little bit problem in some of the states where we had done badly. That also CWC today discussed. Basically, the atmosphere in the CWC is entirely different than the atmosphere 4 months before. Our workers are charged, leaders are charged. Now the revival of the Congress party have been started. This is the sentiments of the CWC.